बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, गैलप सर्वे आया है पाकिस्तान का, जिसके अंदर कहा गया है कि जी नवाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस थी 3 सूबों के अंदर वो बड़ी उसको पसंद किया गया है। पंजाब के अंदर 58%, सिंध के अंदर 51%, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 46%। और अगर इसी परफॉर्मेंस की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत का कंपैरिजन करें 2018 से लेकर 2021 तक का, तो पंजाब के अंदर ड्रॉप डाउन हुई है, सिंध के अंदर बैलेंस्ड रही है। ऑल्दो कीपिंग इन माइंड कि सिंध के अंदर प्राइम मिनिस्टर एक भी दिन जाकर नहीं रहे और जितने भी पैकेजेस का अनाउंस किया वो किस हद तक सक्सेसफुल जर्नी हम उसको कहते हैं, ये एक सवालिया निशान है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हुई है। नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस को ओवरऑल अगर रेट किया जाए तो 46% रेट किया गया है। इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस को 44%, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस को 43% और बिलावल भुट्टो जरदारी की परफॉर्मेंस को 24% सिर्फ रेट किया है इस गैलप के सर्वे के अंदर। इस पे बात करेंगे। सेकेंडली, पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह का ख्याल है कि जी जो कट ऑफ नंबर था वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, और अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम लोग सेफ जोन में जाना चाह रहे हैं। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो क्या होगा, उसके ऊपर री इलेक्शन होगा। कल शाहिद खान अब्बासी साहब और कमर जमान कायरा साहब हमारे प्रोग्राम में थे और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हम लोग री इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी पूरी कोशिश हुकूमत कर रही है अपने इत्तेहादियों के लिए, उन्होंने सूबाई हुकूमत और वफाकी काबीना के अंदर, सूबाई काबीना और वफाकी काबीना के अंदर एक्सटेंशन की बात की है, इत्तेहादियों को और वजारतें दी जा रही हैं, फंड्स की एलोकेशन की बात की जा रही है, तो कितना ये लगता है सामने सरफेस पे आते हुए हम देखेंगे कि कितनी इसके अंदर रियलिटी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो पाएगा। लास्टली हम लोग बात करेंगे मीडिया के ऊपर इस वक्त हमले किए जा रहे हैं। रिसेंटली इकरारुल हसन हमारे कुलीग हैं, उनके ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमला किया जिसके अंदर उनको बड़ा जिस्मानी तशद्दुद पहुंचाया गया, उनको और उनकी टीम को। उसके बाद हमने देखा कि मोहसिन बेग साहब के ऊपर जो कुछ हुआ है वो एक और दास्तान बताती है। और कल ही अतर मतीन को जिस तरह बड़ा बदकिस्मत वाक़या था, जिस तरह कराची की शहराह के ऊपर उनको कत्ल किया गया, और फिर हम लोग बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और उसके बाद ये बात की जाती है कि जी सिंध के अंदर डाकू राज है। ये क्यों सब कुछ है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरा बड़ा ही पैनल है आज के इस डिस्कशन के लिए। मुझे ज्वाइन किया है अनीक नाजी ने, अ वेरी वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है। मेरे साथ है फैसल अजीज़ खान, एंकर पर्सन है और तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं आलिया शाह, वंस अगेन जर्नलिस्ट हैं और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आने का जी। आलिया, लेट मी स्टार्ट विद यू। गैलप सर्वे आपने भी देखा होगा और उसके अंदर जो परफॉर्मेंस बताई गई है, क्यों इस वक्त लग रहा है, क्या महंगाई इसकी रीजन है, क्या परफॉर्मेंस इसकी रीजन है, गवर्नेंस इशू है, कि अपेरेंटली लग रहा है कि लोगों को नवाज शरीफ साहब का जो टाइम स्पैन था वो ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर ऑब्वियसली लोगों ने बड़ा एक ट्रस्ट किया था और इन सबको वोट दिया था। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। मैं समझती हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह पीटीआई खुद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि जो आपने बातें की, जो एलिमेंट्स आपने बताए कि महंगाई, यकीनी तौर पर महंगाई सबसे बड़ा आंसर इसको कहा जाएगा कि सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई है जिसने पाकिस्तानी अवाम को पीस के रख दिया। और उसके ऊपर वजीर आजम ने जो अभी अपना कल के रोज जो अभी अपना आखिरी एक जलसा उन्होंने किया मंडी बहाउद्दीन में, उसमें उन्होंने इसको एडमिट किया। उन्होंने कहा कि मुझसे महंगाई नहीं संभाली जा रही, वो खुद भी ये जानते हैं। अच्छा, सिर्फ महंगाई नहीं, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उस पर भी हमने देख लिया। मैं तो ये समझती हूँ कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसमें शामिल ना किया जाए इन 3 सालों में। यानी अब यहाँ पे आ गया मामला कि वजीर आजम खुद अपनी तमाम जो खामियां हैं, अपने जो 3 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए, उसको एडमिट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनके पास नैरेटिव इस वक्त ये होना चाहिए था कि वो अगले इलेक्शन में ये नैरेटिव लेकर जाते कि हमने देखिए क्या क्या कुछ किया, तो अगली दफा भी आप हमें वोट दीजिए। लेकिन उनका नैरेटिव क्या है कि हम कुछ नहीं कर पाए।
हम इसको एडमिट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन हमारे पीछे पड़ गई है, तो आप हमारा साथ दीजिए। तो जो एक हारा हुआ इंसान होता है, यानी जो शिकस्त खाई हुई पार्टी होती है, वो ये कहती है कि देखिए सब हमारे पीछे पड़ गए, तो अब तो बस हमें बचा लें, आप ही हमारा साथ दे सकते हैं। तो जिस हुकूमत का ये नैरेटिव होगा 3 साल के बाद, तो मुझे बताइए कि उससे इसके ऊपर तो कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैं ये समझती हूँ महंगाई, बैड गवर्नेंस, इसके अलावा हम देखते रहे कि जो वो कहते रहे वो उन्होंने नहीं किया, और जो इक्तदार में आने से पहले वो कहा करते थे कि हम ये नहीं करेंगे, वो सब कुछ करके दिखाया। और फिर ये सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहना था कि एहतसाब करेंगे, तो एहतसाब का तो नारा लगा ही नहीं सकते, वो एहतसाब ही नहीं कर पाए। और जो उन्होंने कहा करप्शन रोकेंगे, तो वो भी नहीं रोक पाए। तो मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं नहीं जानती, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा इस हुकूमत को कि वो कौन सा फैक्टर है कि जिसपे हम कहें कि जो सर्वे आया वो गलत। पॉइंट आ गया। अनीक नाजी साहब, मुझे जरा बताइएगा, ये जो हर अभी भी आज भी मंडी बहाउद्दीन का जिक्र किया गया, ये जो गैलप सर्वे है, जब भी हुकूमती वुज़रा हों, प्राइम मिनिस्टर हों, इनके मशीर हों, एडवाइजर्स हों, ये सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से है, और जो 70 साल में उन लोगों ने सारी बुराई की है, आप लोग किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 3.5 साल में सब ठीक कर देंगे? ये जितने भी सर्वेज, प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, ये सब कुछ कनेक्ट किया जाता है बैड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बड़ा आसान सा जवाब है जी, कमाल है। अगर आप वजीर हो और आपको वो तमाम मराहत मिल रही हो जो वजीरों को मिलती हैं, और ये आपकी जॉब और ड्यूटी हो कि आपने यही कहना है, आपका बॉस ही आपको ये कहे कि आपने जो है अपोजिशन को नहीं छोड़ना, ज्यादा यानी बुलंद आवाज में तनकीद करनी है, जाती हवालों से तनकीद करनी है, माजी के हवाले से भी करनी है, हाल के हवाले से भी करनी है, बस आपकी परफॉर्मेंस यही होनी चाहिए कि आपने अपोजिशन को रगड़ देना है। तो ये कोई बुरा सौदा तो नहीं है। मतलब आपने काम भी नहीं करना, आपने प्लानिंग भी नहीं करनी, आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं संभालनी, आपने गवर्नेंस भी नहीं सीखनी, आपने डील यानी अल्लाह तवक्कुल सारा कुछ चल रहा है, आपने सिर्फ गालियां निकालनी है, तो नॉट अ बैड जॉब। अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि तो वो इनके वज़रा से जो आप हैरत का इजहार कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ कि वो तो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना वो इसी काम के लिए आए थे। मतलब ये कि शहजाद अकबर को कौन सा वो आदमी था जिसने कभी संजीदा यानी उसको समझा हो, या फैसल वावडा कौन सा ऐसा आदमी था जिसको कोई भी संजीदा तालिब इल्म तारीख का हो, सियासत का हो, वो उसको संजीदा तौर पे यानी उससे बात कर सके। तो जो आपने प्लानिंग की बात की, गवर्नेंस की बात की, LNG अभी आज की खबर है, मार्च में हमारे 2 जो डिलीवरी आनी थी, एक और 3 मार्च और दूसरी 10 और 11 मार्च। बिजनेस रिकॉर्डर की आपको खबर बता रहा हूँ कि LNG के वो जो 2 हमारे पास आने थे, शिपमेंट जो आनी थी हमारे पास डिलीवर होने थे, वो कंपनी ने माजरत कर ली है, जिसका मतलब ये है कि अब हमें दोबारा से उसी तरह ओपन रेट पर खरीदनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि एनर्जी क्राइसिस क्रंच के बाद हमने जो प्राइस तय की हुई थी उनसे, अब तकरीबन उससे यानी 1.5 गुना या 2 गुना देकर हम वो खरीदेंगे, तो उसका इम्पैक्ट किस पे होगा? हुकूमत तो जेब से पैसा नहीं देगी, मैं और आप देंगे। तो ये है गवर्नेंस की आपको एक मिसाल बताई है। आगे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मंडी बहाउद्दीन में ये जो बात हो रही है ना जलसे में, इस पूरे जलसे में ये सारी गुफ्तगू का महवर क्या है ये आप बता चुके हैं, दोबारा मैं दोहराता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ कि 25 फरवरी 2021 को इंडिया पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद से अभी तक वहां पे अमन है। वो अमन आज वहां टूट गया है। शोपियां में 2 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, और एक आदमी जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का है। अच्छा, उसके साथ अब इस बात को 12 घंटे गुजर चुके हैं, वहां से ऑफिशियल उनका जो एक मेजर जनरल है वो उसने वीडियो पे आके कहा है, यानी खुद आके कहा है, उसने कहा है कि ये जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में हालात, वो 600,000 तो सिर्फ छोटे हथियार हैं, और नाइट गॉगल, वो जो नाइट विजन गॉगल्स हैं, वो ये कह रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद वहां पे कोई नई तामीरात हो रही हैं और वहां पे अफगान सिम इस्तेमाल हो रहे हैं, और अफगान के वो वाले तालिबान, यानी वो जो अमेरिका अफगानिस्तान में असला छोड़ के गया वो कश्मीर में मिल रहा है। मतलब वो ये केस बिल्डअप कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब मुझे बताएं कि मेरे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो वजीर आजम है, उसकी कल की किसी तकरीर में आपको कोई इस तरह की कोई यानी कुछ जिक्र भी सुनाई दिया कि यानी एक तरफ से बलूचिस्तान में फंसे हुए हैं, मगरिब में पूरा फंसे हुए हैं, ऊपर से लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में जहां सुकून था साल से, अगर वहां बॉर्डर्स हॉट हो जाते हैं बॉर्डर, तो क्या करेंगे आप? आपकी तो यानी आगे अगर यानी जो अफाटफ का इजलास होने जा रहा है, पता नहीं हमारी वहां पे क्या किस्मत होनी है, तो जो हमारे एक्चुअल इश्यूज और एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल उन पर तो यानी वो सिरे से जेरे बहस ही नहीं है। हमारा तो मामला ये है कि हुकूमत गई आई, तरीके बात ये होगा वो होगा,
वो जहाज ही डूबने जा रहा है यार, तुम्हें कैप्टन की पड़ी हुई है। ट्रू, ठीक ठीक। फैसल साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस अगर सर्वे को मैं इसका थोड़ा डीपली एनालिसिस करूं, आप कराची में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी बहुत क्लेम कर रही है कि जी हमने बड़ा काम किया है, हम आम आदमी की जिंदगी को बेहतर कर रहे हैं, हम वहां पर चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस पे 24% एवेल्युएट किया है उनकी परफॉर्मेंस को। मतलब इस सारी गैलप सर्वे के अंदर पीपल्स पार्टी की या बिलावल की या वहां की हुकूमत की परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही लोगों ने पसंद नहीं किया, या क्या किया है? बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। सबसे पहले तो ये जो सर्वे होते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क है और हमेशा रहती है, और गैलप एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनकी तो बहुत ही है, क्योंकि वो एक मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट होने के बाद मर्जी के क्वेश्चंस के ऊपर सर्वे होता है। ठीक है, तो मैं तो इसको बाय नहीं करता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 14 साल से हुकूमत कर रही है सिंध में, उसको जो डिलीवर करना चाहिए था वो डिलीवर उस तरह से नहीं कर सकी। करना चाहिए था अंदरूनी सिंध में भी और शहरी इलाकों के अंदर भी। और जो उन्होंने हेल्थ के शोबे में काम किया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हेल्थ के शोबे में इतना काम किया है कि शायद माजी में इस तरह का काम नहीं किया गया होगा। और इसका फोकस और क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जो हेल्थ को खास तौर पर फोकस करते हैं, उसके इवेंट्स पर जाते हैं, हॉस्पिटल्स के विजिट करते हैं, उन चीजों को डिलीवर करने की और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। Okay. वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में अपने परसेप्शन की वजह से अपना हेल्थ वाला काम नहीं बता सकी है मीडिया पे जिस तरह से बताया जाना चाहिए था। नंबर 2, उन्होंने अंदरूनी सिंध बहुत बड़े रोड नेटवर्क्स बनाए इन पिछले 12-14 सालों में, देहातों में, छोटे शहरों से बड़े शहरों के अंदर कई 100 किलोमीटर का फर्क आया है रोड, वो भी वो अपने आप को नहीं बता पाए हैं। अच्छा, मामला उनके गले इसलिए पड़ता है कि शहरी इलाकों के अंदर उन्होंने काम नहीं किया है, कराची में उन्होंने काम नहीं किया, हैदराबाद में उन्होंने काम नहीं किया, और लाड़काना में उन्होंने काम नहीं किया जो उनका अपना शहर था, वहां काम नहीं किया। और सर्वे भी अगर आप उसको फर्ज करें, सही मान भी ले, तो जहां जिन लोगों को लिया गया है वो इन्हीं इलाकों के लोग हैं। और चूंकि पीटीआई ने सबसे ज्यादा वोट लिए कराची से, और 18वीं तरमीम के बहाने कराची में इमरान खान साहब कुछ कर नहीं पाए, ठीक, डिलीवर नहीं कर पाए, उनके लोगों को लॉटरियां लगी और उनको टिकट्स मिले और वो जीत गए, और उन्हें पता नहीं आता पब्लिक को कैसे डील करना है। तो पिछले 4 साल के अंदर पीटीआई यही करती रही, और एमक्यूएम के जो बानी थे उन्होंने जो हरकतें की, एमक्यूएम उसको संभालने में लगी रही, तो एमक्यूएम भी कोई रोल प्ले नहीं कर पाई। जमात इस्लामी अपने आप को पैरों पे खड़े करने में लगी रही, पीएसपी जो है वो पैरों पे खड़े। तो इसलिए कराची की ओनरशिप की वजह से कराची को या हैदराबाद को डिलीवरी नहीं मिली। और अगर ये 25% भी इस गैलप के अंदर है, इस हवाले से तो मैं समझता हूँ ज्यादा दे दिए मार्क्स, इतने ज्यादा मार्क्स है नहीं। उसकी वजह यह कि हमारे यहाँ हर शोबे में करप्शन के बगैर कुछ नहीं होता, हर चीज में पैसा चलता है, हर ट्रांसफर पोस्टिंग, हर ऑर्डर, हर मामले में पैसा चलता है, और लाखों करोड़ों कोई मामला नहीं है पोस्टिंग के लिए। इसके लिए बैड गवर्नेंस की मिसाल है। कहते हैं कि 12,000 अरब रुपए खर्च कर दिए 14 साल में, और वो पैसा जो है वो डिलीवर नहीं हुआ, बेनामी अकाउंट्स वाले मामला, तो ये वाले मामला हैं। वेरी बाकी जो मामला, बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। बाकी जो मामला अभी, जी फैसल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, बाकी जो मामला है, जो मेरे साथी अनिक डाजी साहब ने फरमाया और मेरे साथी अली शाह साहिबा ने फरमाया, असल में अगर आप मजमूई तौर पर इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस को देखें, तो इमरान खान साहब की एज अ प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन जो बात मैं अनिल साहब ने जो फरमाया मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें उन ग्राउंड्स के अंदर किसी साबिका प्राइम मिनिस्टर या किसी प्रेसिडेंट ने वो काम नहीं किया जिसका क्रेडिट हमें इमरान खान साहब को देना चाहिए। अगर हम नहीं देते तो मेरा ख्याल है कि हम सही सहाफत वाली साइड पर नहीं खड़े। फैसल साहब मैंने इस पे फैसल साहब मैंने एग्जैक्टली इस चीज के ऊपर मैं आपके पास अभी दोबारा आऊंगा, बिकॉज ये ही अगला मेरा क्वेश्चन भी है। मैं पहले आलिया से इस पे आता हूं। आलिया, इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो एक सिचुएशन बनाई हुई है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हुकूमत बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा,
ऑपोजिशन, कल मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन रहा था, कल शायद खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, कमर जमान कायरा थे, दे वर 100% श्योर कि हम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। जो इत्तेहादी हैं, जो नाराज हुए हुए लोग हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप एंड ऑल दैट, ये सारे हमारे साथ हैं, और जो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं वो भी, उन्होंने भी कहीं आसरा इन लोगों को दिया हुआ है। आप कैसे इसको एवेल्युएट करेंगी इस सारी सिचुएशन को? जी मंसूर, जब हम देखते हैं तो ऑपोजिशन हमें कभी इकट्ठे होती और कभी बिखरती हुई नजर आती। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं, चंद रोज जो गुजरे हैं गुज़िश्ता, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन काफी लगता है कि उनको स्ट्रेंथ मिली है और इस वक्त वो कुछ मुत्तहिद नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए कि लगता है कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हर घर में सियासी मीटिंग चल रही है। जिस तरह हमने देखा कि जहांगीर तरीन लाहौर में एक बड़ी मीटिंग करते हुए नजर आए, एक बड़े पावर शो था वो, जिसमें उन्होंने दिखाया कि मेरे पास इतने लोग हैं। उसी तरीके से राना सनाउल्लाह ने जो कहा कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसके तोड़ के तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब हैं, वो एक और स्टेप सकता है ले लेंगे, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे हैं कि अपनी कैबिनेट में वो 3 लोगों का और इजाफा कर लें, 3% मजीद ऐड कर लें। वैसे तो अगर उन्होंने ये कर लिया तो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट वुड बी द लार्जेस्ट कैबिनेट। अगर उन्होंने ये कर लिया, कि अभी 56 मेंबर्स हैं और अगर वो 3 का और इजाफा कर लेंगे तो 59 हो जाएंगे, तो शायद वो उसको 45 अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट के इस तरीके से उनको कुछ स्ट्रेंथ मिल जाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन के लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए ये सरधड़ की बाजी है। ये उनको पता है कि हुकूमत करने में वो फेल हो गए हैं, वो ये जानते हैं, एडमिट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और यही वो नैरेटिव लेकर चले, जैसे वो कहते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो अभी भी उनका यही है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और वो वाकई नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से, ये जगह वो नहीं छोड़ेंगे। तो ऑपोजिशन के पास कितनी ताकत उस वक्त तक रहती है, जैसे मैंने कहा कि एक तो वो हर बार ये आजमाएंगे, हो सकता है कि वो 3 मेंबर्स ऐड कर लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कितना उनको सहारा मिलेगा उससे। और उसके अलावा भी एक देखिए ना, ये भी तो हम जानते हैं कि उस वक्त तक हुकूमत या ऑपोजिशन जो भी कामयाब होना चाहती है नहीं हो पाती जब तक, जिस तरह के शेख रशीद साहब कहते हैं, उनके सर पे हाथ ना हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होगा कि हाथ किसके सर पे होगा। तो इसके बारे में ख्याल है कि आखिरी दिन तक हम कुछ नहीं कह सकते कि किसको कामयाबी हासिल होगी। बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और जिस ब्रेक से वापस आते हैं तो अब आइंदा की सूरत हाल क्या होगी, जरा इस पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाजी साहब, जिस तरह अभी आलिया बात कर रही हैं और हम भी यही बात कर रहे हैं, हुकूमत इस वक्त कह रही है कि जी हम वफाकी काबीना भी बढ़ाते हैं, सूबाई काबीना भी बढ़ाते हैं, इत्तेहादियों को भी अंदर एडअप करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी बनाते हैं, फंड्स एलोकेशन भी करते हैं। ये सब कुछ होने के बाद, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यही इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर ये सब कुछ उनको मिल जाता है फिर किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन ला सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब बिल्कुल फजूल की बातें हैं जो खान साहब कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब ये जो कह रहे हैं ना कि ये भी ले लो या वो भी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे ये मेरी जवानी, वो वक्त अब चला गया। बेसिकली इट इज टू लिटिल टू लेट। वो पहले ही अगर आप गौर करें तो वो आपको लगेगा कि वो अब एक्ट ही वैसा करने लग गए हैं जैसे जाता हुआ आदमी करता है। उनको खुद भी मालूम है कि वो अब नहीं बच सकते, ना रह सकते हैं। उनकी जबान पे किसी को एतबार नहीं है, उनकी कमिटमेंट पे किसी को एतबार नहीं है। ये वो बहुत मिजरेबली यानी फेल हुए हैं, उनका कोई दोस्त नहीं है, उनका कोई हमदर्द नहीं है। और अब तो बातें इतनी आगे जा चुकी हैं वो उनके अपने मतलब यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से भी खबरें अब सामने ही आ गई हैं कि उनके रास्ते भी शुरू हो गए हैं आगे। तो दैट इज नॉट, ये तो गए। अगली बात, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी। ये तो गए। अगली बात ये है कि अब इसमें से मतलब हामिद मीर साहब ने एक नाम लिया है, देखे ना, नाम लिया है कि आसिफ अली जरदारी अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। उनकी चूंकि मतलब रिसोर्सेज बहुत है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आने वाला, अच्छा ये जो तैयारी बाय द वे हो रही है, ये ज़हन में रखें, तो ये सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी नहीं है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तैयारी भी हो सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है इमरान खान की, तो फिर आपको नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है ना, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। फिर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डायरेक्ट जाना पड़ेगा।
सीधा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हाउस अपना नया लीडर इलेक्ट करेगा। तो उस तरफ अच्छा, तो उसकी तैयारी भी हो रही है, लेकिन वो जो कुछ भी बनेगा वो बनने के बाद एक चूं-चूं का मुरब्बा होगा। और जितने बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने हैं, उतने बड़े चैलेंजेस से ये आने वाली हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाएगी। यानी आईएमएफ से जो हमारी कंडीशंस है वो तो अब यानी हमने होना है, वो तो हमने करना ही करना है। तो अब उसके बाद जो एक्चुअल यानी सीरियस अगर हम बात करें ना, ये चस्केबाजी से निकल के, तो संजीदा बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को जितने सीरियस अपनी सालमियत के खतरात हैं, इस वक्त पाकिस्तान को एक फॉरेन फ्रेश इलेक्शन चाहिए, मजबूत हुकूमत चाहिए, लोगों के मैंडेट के साथ जो मरकजी और बुनियादी फैसले कर सके, और ऐसी हुकूमत जिस पर दुनिया को एतबार हो कि ये पाकिस्तानी कौम की आवाज है। अभी इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के शराफिया दुनिया भर में बदतरीन तौर पे बदनाम है, कोई इन पर यकीन नहीं करता, कोई मिलने तक को तैयार नहीं। ठीक, तो इसलिए अगर एक जेन्युइन मैंडेट के साथ अगर गवर्नमेंट, अभी तक दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तानी लोगों के साथ हम बातचीत, यानी अभी तक ये कायम है, ये भी हमने मौका गंवा दिया, तो फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल देख लें, फिर बस ठीक है, जिंदाबाद। पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, सिचुएशन बड़ी डाइसी सी है। कहा जा रहा है कि जी अपोजिशन जीत जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाजी साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, जिन सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हैं उनके भी रेफरेंस है अंदर, लेकिन जो हुकूमत है या उनकी जो नंबर गेम है वो अपनी जगह बड़े मजबूत है, और वो कहते हैं कि जी यही इन लोगों को चाहिए था, हमारे इत्तेहादियों को, वो हमने उनकी फुलफिलमेंट कर दी है, अब 1.5 साल के लिए वो क्यों कहीं और जाएंगे, और सर के ऊपर हाथ भी हमारी है, ये भी क्लेम है हुकूमत का। जी काजी साहब, टोटल रमजान में बचे हैं 44 दिन, ठीक, और इन 44 दिन के अंदर जितनी तिगड़म लड़ानी है अपोजिशन ने अभी लड़ानी है, और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले वो कैंडिडेट सामने लेकर आना है कि अगर वो इमरान खान साहब को अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो जाते और उसको गिरा देते हैं, तो अपोजिशन के पास एक कैंडिडेट हो। वो कैंडिडेट कौन है? वो कैंडिडेट कौन है? वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो आसिफ अली खान जरदारी है, वो शहबाज शरीफ है, वो कौन है? अपोजिशन के पास तो कैंडिडेट नहीं है, एक हेल्दी पैरों पे खड़ा हुआ बेसहारा चलने वाला कैंडिडेट नहीं है। और ये वो दोनों पार्टीज हैं जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट यकीन नहीं रखती, जो डॉन लीग्स करते रहे हैं, जो किकबैक्स करते रहे हैं, जिनके नाम पे बेनामी अकाउंट्स हैं, और जो जिनको एस्टेब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है, जो जिन लोगों से मेरा खैर मैं वो सोर्स जाहिर नहीं करता, इन दो पार्टीज को फेडरेशन देने को तैयार है एस्टेब्लिशमेंट। क्या ये उतनी ट्रस्ट वर्दी है कि ये फेडरेशन चलाएंगी? ये वो पार्टीज हैं जिनके ऊपर केसेस हैं। आपने शहजाद अकबर साहब की परफॉर्मेंस तो देख ली, लेकिन किसी को मालूम है ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? और किसी को पता है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत खराब क्यों हो रही है? और किसी को पता है कि आसिफ अली खान जरदारी की तबीयत क्यों खराब हो रही है? देखिए, कुछ रियलिटीज विशेष से हटकर हैं, और जरूरी नहीं है कि विशेष और रियलिटीज और फैक्ट्स मैच कर जाएं। यहाँ पे जो ग्राउंड्स के ऊपर सूरत हाल है, उसमें कहीं भी, अभी कल फिर हमने देखा सेनेट के अंदर ये हार गए, अभी हम बार बार देख रहे हैं, इसके बावजूद कि हम इमरान खान के पास गैर संजीदा लोग उन्होंने सिलेक्ट किए, सेनेटर्स बनाए, एमएनएस बनाए, मिनिस्टर्स के अंदर आए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रहना या उनकी तरफ झुकाए रहना, ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि इमरान की हुकूमत को अभी कोई खतरा नहीं है। एक टाइमर लगा हुआ है 44 डेज। इन 44 डेज के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिशात, शरीफ बिरादरान की सारी ख्वाहिशात, ये पैसा चलाएगा कौन? हमारे मुल्क में सबको पता है पैसा चलाना है। जरदारी साहब पैसा चलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद डिलीवर करेंगे, सबको नैब खत्म कर देंगे, शरीफ बिरादरान को बरी कर देंगे, और ये काफ लीग को सूबा पंजाब दे देंगे, और सिंध अपने पास रखेंगे, और वफाक में आ जाएंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत कम टाइम के अंदर बहुत मुश्किल चीजें हैं। रमजान में सारा पाकिस्तान मुख्तलिफ नेचर का होता है, डिफरेंट होता है, और उसके बाद वाले सिनेरियो के अंदर हम लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में खड़े हुए होंगे, और उसके बाद फिर हम इंतखाबात में जा रहे होंगे। इस सारे सीन के अंदर कहीं पर भी कोई खतरा मुझे हुकूमत को नजर नहीं आता। अपोजिशन के लिए बड़ा चैलेंज है। पॉइंट आ गया आपका। साहब के लिए गेम मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जब वो बोलना शुरू करेंगे तो नैरेटिव उनका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नाजी साहब आपकी बात से एग्री नहीं करें, मैं नाजी साहब की तरफ भी आता हूं, लेकिन आलिया, इमरान खान साहब सेफ जोन के अंदर हैं। इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ, इन तमाम पर ट्रस्ट नहीं करती। ये व्यू पॉइंट है बड़ा स्ट्रांगली जो पुट किया है फैसल अजीज खान ने। डू यू एग्री ऑन दिस थिंग?
लेकिन एस्टैब्लिशमेंट किसी पे भी ट्रस्ट ना करे, इस बात पे तो ट्रस्ट करती है ना कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इकोनॉमी बेहतर करनी है, एब्सोल्युटली। और उनको भी पैसा चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी पैसा चाहिए होता है ना। बजट तो फौज को भी बहुत बड़ा चाहिए होता है, हर जगह पर पैसा चाहिए ना पाकिस्तान में, इकोनॉमी चलानी है या नहीं चलानी, ये सब तो सामने है। और फिर ये भी कि आप देखते रहिए कि अगर आप माजी में चले जाएं, बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, फिर भी वो इक्तदार में आते हैं। अगर आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ तो कभी भी स्टैब्लिशमेंट की नहीं बनी, सबसे बड़ी एंटी स्टैब्लिशमेंट पार्टी पीपल्स पार्टी कही जाती है। इसके बावजूद जरदारी साहब रहे ना, प्रेसिडेंट भी बने, 5 साल भी बने, फिर बेनजीर भुट्टो साहब भी 2 दफा ही, ठीक है उनकी हुकूमतें जाती नहीं, लेकिन इसके बावजूद पार्टियां तो आती नहीं इक्तदार में। तो स्टैब्लिशमेंट के पास भी तो एक लिमिट होती है ना। ठीक। कोई ये नहीं होता, बेशक ठीक है कि सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर तस्वुर हम पाकिस्तान में की जाती है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं तो लिमिटेशंस रहती है ना हर एक की, कि जहां पर आपको फिर वहां पे रुकना पड़ता है और देखना पड़ता है और सोचना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इसके बावजूद कि उनकी स्ट्रगल है लंबी, बहुत अरसे से वो सियासत में है, फिर भी उनको क्या कहा जाता है? सिलेक्टेड। और इल्जाम किस पे आता है? एस्टैब्लिशमेंट पे। कितनी ज्यादा क्रिटिसाइज इस दौर में हुआ है एस्टैब्लिशमेंट, बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद की गई इस बात पर कि देखिए आप ही तो लेकर आए, आपने ही तो बिठाए, अब संभाले, इकोनॉमी खराब हो रही है तो आपकी वजह से, अगर कोई भी मसला है तो हर चीज का मलबा जो है वो उनके ऊपर डाला जाता है कि भाई इस वजह से, क्योंकि ये तो सिलेक्टेड है। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि जब एक ऐसा मौका आ जाए कि जहां पर आपके ऊपर सारे हर तरफ से ये इल्जाम आ रहा हो, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये हो कि अगर किसी को लाया भी गया है तो वो संभाल नहीं पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना पड़ता है। तो मैं नहीं समझती कि अल्टीमेट कह सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये अलग बात है जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो भी आता है पाकिस्तान में उसके ऊपर कहीं ना कहीं हाथ तो रहना होता है उसका, तभी वो आ पाता है। पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। नाजी साहब, आप एग्री नहीं कर रहे थे फैसल अजीज खान साहब की बात के ऊपर और आप मुस्कुरा भी रहे थे, आपका क्या व्यू पॉइंट है? और मैं अगर कहूं फैसल अजीज का जो व्यू पॉइंट है वो व्यू पॉइंट ठीक है, वो कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट, और आलिया भी अब वही कह रही है कि जी अगर आज भी सिलेक्टेड ही कहा जाता है तो क्यों फिर वो अपने ऊपर एक और बोझ डालेगी किसी और को लाने का, और कहेंगी नहीं जी अच्छा ये भी नहीं चल रहे तो किसी और को ट्राई करो जो ऑलरेडी टेस्टेड है शायद। जी मंसूर, मुझे और आपको मिला के माजी को फरामोश करने में हमारा सानी दुनिया में कोई है नहीं। अयूब खान जिंदा है या जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा है? ज़ियाउल हक जिंदा है या भुट्टो जिंदा है? दोबारा से चले वही सवाल पूछ लेता हूँ। परवेज मुशर्रफ के क्या ख्यालात थे बेनजीर भुट्टो के और नवाज शरीफ के बारे में? आज परवेज मुशर्रफ कहाँ है? यार ये तो कल की बातें हैं हमारा, यानी ये तो खैर इस बात का जवाब हो गया। मैं हंसी मुझे इस बात पे आ रही है मंसूर साहब, आपको मैं दावत देता हूँ लंदन तशरीफ लाएं जब भी अपनी हॉलीडेज पे, तो मैं आपको यहाँ के प्रेस के और मीडिया के हलकों में लेके जाऊंगा जहां पाकिस्तानी सहाफी तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया भर के सहाफी जहां होते हैं, आप उनसे गपशप कीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में हम किस हद तक जोकर और मस्खरे के तौर पे एस्टैब्लिश हो चुके हैं। हम खुद को एक रिपब्लिक कहते हैं, जमहूरिया कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, और हमारे संजीदा मबाहिसों में एस्टैब्लिशमेंट का जो दलील दी जाती है संजीदगी से, ये मजाक नहीं होता, संजीदगी से कहा जाता है कि हम जमहूरियत हैं, लेकिन स्टैब्लिशमेंट का हाथ जिस सिविलियन गवर्नमेंट पे होगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो गवर्नमेंट अवाम के साथ जो मर्जी करे, हुकूमत पूरा, यानी उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है अवाम के खुश होने या ना होने से। स्टैब्लिशमेंट खुश है तो हुकूमत टाइम पूरा कर देगी, चूंकि स्टैब्लिशमेंट से उसने पंगा ले लिया, लिहाजा अब वो जा रहा है। ये बातें जब आप दुनिया में बाहर निकल के करते हैं ना तो दुनिया आप पर हंसती है, वो कहती है कि तुम बड़े कब हो गए, तुमने अपना नाम रख लिया है, कि नाम तुम्हारा क्या है? सोचा मम्मी डैडी ने कोई नाम रखा था? ओ भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ठीक हो। अच्छा ठीक। इधर रहना नहीं, उसको चलने नहीं देना। और ये बातें उठाकर हम बड़े संजीदा होकर दुनिया से बातें कर रहे होते हैं कि नहीं ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी, एस्टैब्लिशमेंट का सर, एस्टैब्लिशमेंट का अगर बस चलता है तो इस पाकिस्तान में ना कभी कोई असेंबली बनती, ना आईन बनता, ना पॉलिटिशियन नाम की कोई चीज होती, और ये बाहर ये जितनी पूरी नाजी साहब इसमें हमारा अपना भी तो कसूर है ना, इसमें नाजी साहब हमारा अपना भी तो कसूर है, हमारे सियासतदानों का भी तो कसूर है जो क्यों इतनी लूज बॉल देते हैं कि कोई इंटरवीन करे इस पूरे निजाम के अंदर। ये कसूर मेरे मंसूर, ये कसूर जो है ना, ये फिर सबसे बड़ा कसूर असल में फातिमा जिन्ना का था, क्योंकि फातिमा जिन्ना कमजोर थी, औरत थी, कायदे आज़म की बहन थी,
और उसके हाथ में बंदूक होनी चाहिए थी, बल्कि हमारी मशरकी सोच ये है कि कायदे आजम क्या असल में फातिमा जना का ना भाई होता डाकू तो वो शायद जीत जाता। चले, आपका पॉइंट आ गया। कोई असूल हद हो गई, यानी हमारे दलाइल। ठीक हो गया। फैसल अजीज खान, आपकी तरफ मैं आता हूं इस पे, जरा यू वांट टू कमेंट ऑन इट, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है। आप यू वांट टू से समथिंग या मैं अगले टॉपिक पे चलूं जी? इस पर यह है कि मामला यह है कि विशेष और फैक्ट्स के अंदर फर्क है। जो ग्राउंड पर चीज नजर आएगी आप उसको डिस्कस करेंगे। आप जितने लायक हैं, जितने नालायक हैं, जितने विश होल्डर हैं, आपको ग्राउंड पर जो चीज नजर आएगी उससे आपको डिस्कस करना है। मीडिया मैन का, सहाफी का और शोमैन का फर्क है। ये शोमैन विशेष के पीछे भाग रहा होता है, सहाफी ग्राउंड्स की रियलिटीज को देखकर कमेंट कर रहा होता है। तो गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर ये सिक्योरिटी स्टेट है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। यहाँ पर जो सिस्टम चलता है वो एस्टेब्लिशमेंट के सिग्नल से चलता है। वो नवाज शरीफ साहब का आना हो सियासत में, उनका वजीर आजम बनना हो, उनका वजीर आला बनना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कयाम हो, भुट्टो साहब की मूवमेंट हो, उनकी स्ट्रगल हो, बेनजीर भुट्टो की वापसी हो, उनके सारे खानदान की कोई भी एक्टिविटी बलूचिस्तान में हो, कहीं भी हो, उसके सिग्नल्स होते हैं तो वो चलता है। इस पे मजाक उड़े, इस पे नहीं उड़े, दिस इज रियलिटी। अगर रियलिटी से आंखें मिचा के और फिर हमने सहाफियों को, बाहर की सहाफियों के ऊपर मजाक उड़ाना और उड़ने वाला गेम खेलना है तो अलग बात है, लेकिन कबूतर आंखें बंद करने से बिल्ली के खौफ से नहीं डर सकता। फैजल साहब, पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया। अभी आपने ठीक हो गया, आपने अभी बल्कि बात की है सहाफियों की। मैं आई वुड रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। कराची से मैं शुरू करूंगा, फैसल साहब आपसे ही शुरू करूंगा। कल हमारे ये भाई है, हमारा कुलीग था अतर मतीन, आमिर मतीन का भाई, जिस बेदर्दी से इसका कत्ल हुआ है, और उसके बाद कहा जाता है कि जी सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बुरी सूरत हाल है, और उसके बाद अब वुज़रा भी आके कह रहे हैं कि हाँ जी हम स्ट्रीट क्राइम को एड्रेस करने से कासिर रहे हैं। सर, उससे चंद रोज कबल हमने देखा इकरार के साथ जो वहां पर हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने उसके साथ जो किया, मैं बड़ा हैरान हूं। आई नो द पर्सन हु इज हेडिंग आईबी, किस तरह मैं हैरान हूं किस तरह ऐसे लोग, ऐसे जो माइंडसेट है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है। बट व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दिस? की जानी चाहिए। जो कराची में कल शहादत हुई है अतर मतीन की, वो कम है, और ये इसलिए हाईलाइट हो गया चूंकि सहाफी थे, शहीद हो गए। इससे पहले कराची में स्ट्रीट क्राइम के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर बैंक से निकलने वाले जो पैसे लेके निकलते हैं वो लूट रहे हैं। रेगुलर बेसिस के ऊपर घरों के अंदर नॉक करके जो शॉपिंग करके घर जा रहे हैं उनको दरवाजों पर लूटा जा रहा है, बल्कि गोलियों से मारा जा रहा है। और ये कैंपेन टाइप का एनवायरनमेंट पिछले 3-4 महीनों में खास तौर पर हुआ है। कुछ लोग कहते हैं महंगाई की वजह से असर है, कुछ लोग कहते हैं ये बाकायदा कोई कैंपेन है। फिर एक मामला ये है कि हमारी यहाँ की जो पुलिस है, हमारी पुलिस और पंजाब की पुलिस और वफाक की पुलिस में बड़ा फर्क है। हमारी जो पुलिस है कराची की, उस पुलिस का कराची से ताल्लुक नहीं है। वो SHO हो, वो ऑफिसर्स हो, और इस तरह का सिनेरियो बेचारों को, पुलिस वालों को खुद भी नहीं मालूम होता रास्तों का, चीजों का, पतों का। और अक्सर वारदातों के अंदर पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व रहे। वो जो एक दूल्हा शहीद हुआ था दरवाजे के ऊपर, जिसकी शादी हुई थी 2 दिन पहले, उसको जिसने मर्डर किया, जिसने पैसा छीना और गोली मारी, वो एक पुलिस वाला था, जिसने बाद में अपने आप को खुदकुशी कर ली, क्योंकि सीसीटीवी के अंदर सारा फुटेज और सारा क्लियर। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। शहर के अंदर असल में बहुत सारी चीजों का मसला है, गवर्नेंस का मसला है, चूंकि हैंडल नहीं हो रहा प्रॉपर तौर पे। वफाक और सिंध की लड़ाई चल रही है, लोकल पार्टीज जो जीती है उनको वो मैंडेट हासिल नहीं है। तो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वजह से कराची का यह हाल नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन देखें, कराची मिसमैनेज्ड है। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। आलिया, आपकी तरफ में आता हूं। ये जो कल का इंसिडेंट हुआ है अतर मतीन वाला, जिस तरह हमारे भाई को शहीद किया गया, जो पहले वाकयात हुए हैं, ये क्या क्या इमेज देता है बाहर दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिज्म है या जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जिंदगी क्या वाकई ही इतनी आसान है कि कोई बंदा किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है उनके साथ, और तमाम रियासत सब कुछ खामोश रहती है? जी जी मंसूर, अभी आपने ये जो सवाल किया कि बाहर क्या इसका इमेज जाता है और क्या वो सोचते हैं, तो अभी जो बात की गई इससे पहले अनीक जो बात कर रहे थे कि हम जब ये बात करते हैं तो वहां पे तो लोग हंसते हैं, वहां पे मजाक उड़ाया जाता है। नहीं, बाहर के लोग ही ये लिखते हैं और बाहर के लोग ही ये छापते हैं और पब्लिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो है एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
हंसते नहीं है वो हमारे ऊपर, बल्कि जो यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऊपर वो हंसते हैं। और जहां तक ये मामला है कि आपने जो जर्नलिस्टों की बात की, तो आप देखिए जर्नलिस्टों में जो यहाँ पर सिचुएशन है, पाकिस्तान दुनिया के चंद उन मुल्कों में पहले भी बहुत ज्यादा शुमार किया जाता था, लेकिन अब मजीद हम उस गहराई में खड्डे में गिरते चले जा रहे हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा बड़ा मसला है। जो आप अतर मतीन की हैं उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये कोई दहशतगर्दी का या इस तरीके से नहीं है, लेकिन मतलब ये कि जो जिसे टारगेट आप करके मारना कहते हैं वो नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ अगर वो नहीं भी है तो एक सहाफी की जान गई किसी दूसरे की जान बचाते हुए। बिल्कुल ठीक। इस तरह का वाले मामला बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ऐसे वाकयात होते हैं। लाहौर में हम जैसे रहने वाले या इस्लामाबाद में, उन लोगों को वहां की अभी जो सिचुएशन है इतना इल्म नहीं है, लेकिन फैसल साहब ज्यादा बेहतर क्योंकि वहां पे रहते हैं, जानते हैं। मैं तो यहाँ पर देखकर ये हैरान होती हूँ कि जिस तरीके से वहां पर जराइम की वीडियोस वायरल हो रही। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास सॉरी टाइम, मेरे पास आलिया थोड़ा टाइम कम है, मैंने नाजी साहब का पॉइंट लेना है। नाजी साहब क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा जी, मेरे पास 30 सेकंड्स है प्लीज। कमेंट नंबर 1 के आपने पहले जो सवाल पूछा था एस्टैब्लिशमेंट का सरसुर, मैं उसका जवाब दे चुका था। मैंने कहा था परवेज मुशर्रफ ने कहा कस्में खाई नवाज बेनजीर नहीं आएगा, सब कुछ चाहने के बावजूद वो दोनों वापस आ गए। उसके बाद जो मैंने तबसरा किया, आपने फैसल से तकरीर सुन ली उसके ऊपर, हालांकि मैं जवाब दे चुका था। सहाफी वो होता है जो अपने सवाल का जवाब सुनकर समझे कि मेरे सवाल का जवाब आ गया। और दूसरी बात ये कि ये जो अपना कहा जा रहा है, अपना जर्मनी से आलिया कह रही है कि बड़ी इज्जत है, तो माशाल्लाह बड़ी इज्जत है, फिर खत्म हो गई। फ्रांस में भी हमारी बड़ी इज्जत है, अमेरिका में हमारी बड़ी इज्जत है, फिर भीख मांगने की जरूरत क्या है मेरे भाई? डरने की बात है ना कुछ। अगर हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं तो परेशानी किस बात की है, मौज करें। बिल्कुल ठीक है। अनीक नाजी, फैसल अजीज खान, आलिया शाह, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा मोहसिन बेग का जो केस हुआ है पाकिस्तान के अंदर और किस तरह इसको मैनेज किया गया, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। उससे पहले मोहसिन बेग साहब को अरेस्ट किया गया और मैं ज़रा थोड़ा सा इस पे काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। आई थॉट कि हम लोग भी ज़रा इसके ऊपर एक अपना एनालिसिस दें। मोहसिन बेग साहब, हम सबको पता है कि बड़े क्लोज समझे जाते थे जनरल मुशर्रफ के, उसके बाद ज़रदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के, इमरान खान साहब के जहाज़ों में उनके साथ फिरते थे, बड़ी दोस्ती समझी जाती थी और बड़े इफ़ेक्टिव समझे जाते थे। स्टेट चैनल के ऊपर ये तक कहा जाता था कि जी इनको 8 और 10 बजे के प्राइम टाइम जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर बुलाना चाहिए। सबसे पहले जो कॉमेंट्स, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉमेंट्स उस एक प्रोग्राम के अंदर मोहसिन बेग साहब ने, इफ्तिखार अहमद साहब ने, तारिक महमूद साहब ने और जनरल अमजद शुएब ने किए थे, दे वर अनकॉल्ड फॉर, दे वर नॉट रिक्वायर्ड। आपने बिल्कुल बिलो दी बेल्ट जाकर कमेंट किए जिसकी मेरे ख्याल में कत्तन ज़रूरत नहीं थी। जर्नलिज्म के अंदर हम लोग इज्जतें उछालने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने स्क्रीन है या मैं एक प्राइम टाइम प्रोग्राम कर रहा हूँ या मेरे पास माइक है। ये मुझे कोई राइट नहीं देता कि मैं लोगों की इज्जतें उछालूँ या उनके ऊपर इल्ज़ामात, तोहमतें लगाऊँ। सो लेट्स कीप दैट थिंग वेरी क्लियर। नंबर 2, अब ज़रा हम आ जाते हैं और इसके अंदर उससे ज़्यादा, इन सारों से ज्यादा जिम्मेदारी उस एंकर की थी जिसने ये सब कुछ होने दिया अपने प्रोग्राम में। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूं, अगर कोई ऐसी चीज हो, हम फौरन ब्रेक पे भी जा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का तमाशा बनाने के लिए जो किरदार अदा किया उस वक्त वो भी गलत था। अब हम आ जाते हैं जी आगे FIA के ऊपर। FIA, आई एम वेरी सॉरी टू से, द रोल विच FIA हैज प्लेड, उसके अंदर सवाए वर्बोसिटी के और इंग्लिश की कॉपी पेस्ट के मैंने कुछ नहीं देखा। मैं हैरान हूं उस शख्स के ऊपर जिसने ये FIR दर्ज की, जिसने ये FIR पूरे, आपने FIA की तज़हीक की है उस शख्स ने जिसने ये FIR दर्ज की है। और उसके बाद कहा यह गया कि जी ये 9 बजे, मैंने जब चेक किया तो बताया गया कि जी जो डायरेक्टर साइबर क्राइम था वो लाहौर बैठता था, इसलिए ये यहाँ पर की। आप 9 बजे एक FIR दर्ज करके 9, साढ़े 9 बजे छापा मार रहे हैं। मैं अब आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ ताकि हम लोगों को ये भी समझ आए, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है जो ये एक्शन हुआ है। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, इंक्वायरी मार्क की जाती है, उसके बाद कन्फ्रंट किया जाता है बोथ पार्टीज को, उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बाद एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद लीगल से व्यू लिया जाता है और उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी ये इजाजत देती है कि FIR काटी जाए। इस सारी चीजों के अंदर ये सब कुछ नहीं हुआ और FIR दर्ज की ली गई। उसके बाद FIA की एक यूनिफॉर्म है,
FIA के अगर एहलकार कहीं जा रहे हैं तो वो उस FIA की यूनिफॉर्म में जाएं। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर पुलिस और FIA ने अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करना हो और वो ऐसा शख्स हो जैसा कि मोहसिन बेग है, तो उसको गिरफ्तार करने में कितनी को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जो आप लोगों को इतना मुश्किल लगा कि आप उनके घर की दीवारें टाप गए। आप लोगों ने खुद एक सिचुएशन क्रिएट की, हुकूमत को, वजीर आजम को, मुराद सईद को मिलाइन करने के लिए। यह सिचुएशन FIA ने खुद क्रिएट की। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, नंबर 1। उसके बाद होता क्या है कि जी ये लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, इन्होंने किसी किस्म की कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की और वहां पर पहुंच गए। उसके बाद आ जाती हैं जी मोहसिन बेग साहब के ऊपर। मोहसिन बेग साहब को लेट मी टेल यू, बिल्कुल पता था कि FIA उनको पकड़ने आ रही है, उनको बिल्कुल बताया गया था और उनके हमसे ज्यादा ताल्लुकात हैं और उनको बिल्कुल बता दिया गया था कि जी आप टीवी पे भी कम बोलें, आप ये मुल्क भी छोड़ के चले जाएं और आपके साथ ये होने वाला है, ये चीजें उनको पता थी। उसके बाद आप बाहर आते हैं, आपने फायरिंग शुरू कर दी, आपके बेटे साहबजादे ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। आपका राइट क्या है कि आप अपनी पिस्टल का बट हमारे सब इंस्पेक्टर के सर के ऊपर मारे? उसका जो जख्म है मैं वो उसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने उसके सर के ऊपर बट मारा और उसका सर फाड़ा। आपको बिल्कुल पुलिस के सामने मोबाइल्स नजर आ गई थी और आपने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप उस खुमार के अंदर थे कि मुझे कौन पकड़ सकता है, मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। हजूर, पाकिस्तान के अंदर लॉ एग्जिस्ट करता है और हम सब लॉ के ताबे हैं। हम में से कोई लॉ से आगे नहीं जा सकता। नोबडी शुड और इज अबव द लॉ। उसके बाद बात यहां खत्म नहीं होती, इनको पकड़ के ले जाया जाता है जी, थाने ले गए। और लेट मी टेल यू, जो कुछ मैं जेन्युइनली समझता था कि मोहसिन साहब को समझ आ जाएगी और वो ये सब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ प्लान किया गया था वो सब कुछ हुआ। कत्ल, इकदाम कत्ल, हब से भेजा, जो जो दिफात थी दहशतगर्दी की, वो सब कुछ लगा दी गई। उनको थाने ले जाया गया, उनको फिजिकली मारा भी गया वहां पर, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे FIA के लोगों ने मारा। ये सब कुछ हो गया, मैसेज उनको कन्वे हो गया। उसके बाद क्या होता है? वंस अगेन एक और ब्लंडर क्या होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्ला नियाजी साहब मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि जी बड़ी ज्यादती हो गई। जो एडिशनल सेशन जज था उसने तो जी बड़ा कह दिया कि जी ये तो FIR ही दर्ज हुई है, FIR सही दर्ज हुई है, ये गलत हुई है, अदालत को डिसाइड करने दें, आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने के बाद फौरी तौर पे वो बाहर आ रहे हैं और बाहर आके कह रहे हैं कि जी ये जो कुछ हुआ है ये बड़ा गलत हुआ है और इसके अंदर हम रेफरेंस दायर करेंगे जज साहब के ऊपर। आप कौन हैं? आप नहीं थ्रेट कर सकते इस तरह जजेस को, आप जुडिशरी को थ्रेट नहीं कर सकते। आप हुकूमत हैं, आपको लगता है आप पे कोई क्रिटिसिज्म करे तो आप फौरी तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट बना लेते हैं कि हमारे ऊपर बात हो गई। आपके ऊपर कोई, आपको समझ आने की जरूरत है। आपसे पहले भी लोग हुकूमतों में थे, आपके बाद भी लोग हुकूमतों में आएंगे। और उसके बाद आई एम वेरी ग्रेटफुल, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन्नल्लाह साहब ने कहा कि ये थ्रेट नहीं कर सकते इस तरह जजेस को। इस पूरी सिचुएशन को बताने का मकसद ये है, खुदारा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस को मत अब्यूज करें। ये काम जो होना था मोहसिन बेग साहब वाला, इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स। इनको समन किया जाता है, इनको बुला लिया जाता है और इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर FIA काम करती है। लेकिन क्रिएट की गई ये सिचुएशन मैसेज देने के लिए, कितना मैसेज कहां पर किनको मिला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट दिस, हाउ दिस होल केस हैज बीन मैनेज, आई स्ट्रांगली बिलीव कि हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए और ऐसे मिस एडवेंचरिज्म नहीं करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।